नमस्कार दोस्तों। आज हम दोबारा अपने YouTube चैनल AMW पर एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हुए हैं और आज का विषय है भारतीय संस्कृति, युवा एवं लॉकडाउन। तो आज जो इस वक्तव्य को और इस पूरे प्रकल्प को हमारे सामने रखने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं, वह इंदिरा गांधी एनएसएस अवॉर्डी होने के साथ साथ स्टेट एनएसएस अवार्ड और बहुत सारे सामाजिक कार्यों के लिए अवार्ड प्राप्त कर चुकी है और एक बहुत ही अच्छी मध्य प्रदेश में सामाजिक संस्था वसु मित्र के नाम से जो है उसको फाउंड किया है, उन्होंने उसको मतलब संगठित किया है और उसके पश्चात अब वो बहुत ही अच्छे समाज सेवा के कार्यों में लगी हुई है और साथ ही साथ एक प्रखर वक्ता और एक सजग सामाजिक कार्यकर्ता के नाते वो कार्य कर रही है। तो मैं आप लोगों के बीच में आज की मुख्य वक्ता ग्रीष्मा त्रिवेदी जी का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा कि वो आए और आज के इस विषय पर अपना वक्तव्य रखें। तत्पश्चात हम अपने जो मन में हमारे प्रश्न होते हैं हम उन प्रश्नों का समाधान भी उनसे मांगेंगे। ग्रीष्मा त्रिवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जैसा कि आपने मुझे विषय दिया है कि इंडियन कल्चर, यूथ एंड लॉकडाउन, ये जो लॉकडाउन करीब 1-1.5 महीने से हम घर में ही हैं, मुझे लगता है हम में से कोई भी बाहर निकलता नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये 1-1.5 महीने का जो समय रहा है उसमें हमने बहुत सारा आत्मचिंतन और स्वाध्याय किया होगा। और जब बात आती है भारतीय संस्कृति की जो परम पावन है, मुझे लगता है इस देश में जन्म लेने वाले हम सभी भारतीय इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत जैसी परम पावन पुण्य भूमि पर जन्म लिया। हमारी भूमि, हमारा धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें वृक्षों को नमन करना है, हमें पशुओं का आदर करना है। यहाँ तक कि हमने गाय में तो 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास भी माना है। पर मैं स्वयं भी युवा हूँ और मैं इस वीडियो को सुन रहे समस्त युवाओं से यह प्रश्न भी करना चाहती हूँ कि क्या हम अपनी भारत जैसी परम पावन पुण्य भूमि को पावन भूमि बनाए रखने में समर्थ हो पा रहे हैं? हमारे पूर्वजों ने जो महान कार्य करते हुए इसको परम पावन बनाकर रखा है, क्या हम आज भी ऐसी स्थिति में हैं कि हमारी यह भूमि पावन है? कहीं ना कहीं जब हम स्वयं यह सोचेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अपने आसपास झांककर देखेंगे तो स्वयं से एक उत्तर हमें यह मिलता है कि नहीं, हम इस पावन भूमि को पावन नहीं बना रहे हैं, हम इसका दिन प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार से शोषण कर रहे हैं। अभी हाल ही में कई ऐसी वारदातें, कई ऐसे इंसिडेंट्स देखने में आए हैं जिसमें साधुओं पर हमले हो रहे हैं, पुलिसों पर मारपीट की जा रही है और भगवान समान डॉक्टर्स जो कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना जन सेवा में लगे हैं, उन तक पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव से वारदातें हो रही हैं, उन पर थूका तक जा रहा है। कई सारे ऐसे वीडियोस मैंने देखे हैं, मुझे नहीं पता ये सब कौन कर रहा है, पर वे लोग हम ही हैं, वे लोग हमारे बीच में से ही हैं। हमें इस बात को समझने की घोर आवश्यकता है कि यह भूमि जो परम प्रतापी है, उसके प्रताप का हास नहीं करना है, हमें उसके प्रताप को और बढ़ाना है। महाराजा शिवाजी ने कई बलिदान देकर हमें इतनी अच्छी भूमि, इतनी अच्छी भारत भूमि दी थी। इस भारत भूमि पर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण एवं विष्णु जी के कई अवतारों ने तक जन्म लिया है। इतनी पावन भूमि पर जब ऐसी वारदातें आती है तो बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी 1.5-2 महीने के इस लॉकडाउन में अपने हॉबीज के काम कर रहे होंगे, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी नई नई चीजें सीख रहे होंगे, यहाँ वहां की खबरें दिन भर सुनते रहते होंगे, पर क्या हम में से किसी ने भी कभी अंदर झांकने की कोशिश की? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो भारतीय धर्म है उसको बचपन से ही एक चीज जरूर सिखाई जाती है, संवेदनशील रहना, किसी भी चीज के प्रति संवेदनशील रहना। हम किसी अनजान व्यक्ति को भी अगर सड़क पर गिरा हुआ पाते हैं तो हमें दर्द होता है कि हे ईश्वर, ये कौन व्यक्ति है,
हम किसी को मरा हुआ देखते हैं तो उसको भी हाथ जोड़कर नमन करते हैं, भले ही हमारा उससे कोई रिश्ता ना रहा हो, क्योंकि ये हमें बचपन से सिखाया गया है। हमारा धर्म हमें बचपन से सिखाता है कि संवेदनशील रहना है। यह संवेदनशीलता हमें सिर्फ खुद के प्रति नहीं, हमें सभी के प्रति रखनी है। हमें पर्यावरण के प्रत्येक घटक के प्रति रखनी है, पशुओं के प्रति रखनी है, पक्षियों के प्रति रखनी है, प्रकृति के अन्य घटक, पेड़ पौधे सभी के प्रति रखनी है। हम सभी देखते सुनते आ रहे हैं इस लॉकडाउन में कि मनुष्यों ने बाहर निकलना बंद कर दिया तो यह प्रकृति पुनः अपने रूप को निखार रही है। करोड़ों करोड़ों रुपए लगाकर जो नदियां साफ नहीं हो रही थी, जो ओजोन लेयर की परत को हम बचा नहीं पा रहे थे, अब लॉकडाउन के कारण प्रकृति खुद का संरक्षण कर रही है। ये सभी बातें हम पहले क्यों नहीं समझ पाए? सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए हमने न जाने प्रकृति का कितना शोषण किया है। हमारा भारतीय धर्म जो हमें सिखाता है संवेदनशील रहना, वह हमें पुनः सीखना होगा। यह संवेदनशीलता ही हमें बोलेगी कि आप इस प्राणी की हत्या मत करो और इसे अपना भोजन मत बनाओ। ईश्वर ने बहुत सारी चीजें खाने के लिए दी है। कहीं ना कहीं जब हम किसी मूक प्राणी पर वार करके, उसकी निर्दोष हत्या करके उसे अपना भोजन बनाते हैं, वह भी प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। और प्रकृति कब अपना बदला वापस लेगी किसी को भी नहीं पता। हम देख सकते हैं कि आज भी हम सभी घर में बैठे हैं और प्रकृति अपने रूप को निखार रही है। भारतीय संस्कृति में शुरू से ही सूर्य को, चंद्र को, प्रकृति के हर एक घटक को भगवान समान माना गया है, सभी को पूजा गया है। परंतु सिर्फ उसे कंकु चावल उसकी आरती करके हमें पूजा ही नहीं करनी, हमें उसके महत्व को समझना है। वह जिस रूप में है उसे उसी रूप में स्वीकारना है। यहाँ पर मुझे एक बात और जो समझ में आती है वो यह है कि इस लॉकडाउन में हमको बहुत कुछ महसूस हो रहा है कि हमने भूतकाल में बहुत सारी गलतियां कर दी, उसे हमें सुधारना होगा। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लगता है कि जब सारी स्थितियां सामान्य हो जाएगी तब हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फिर से वैसी पटरी पर आ जाएंगे जैसे पहले हुआ करते थे। मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, मुझे लगता है एक चीज हम सभी को अपनानी होगी, जिसको हम कहते हैं मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म जिसको हम अभी इस लॉकडाउन में समझ चुके हैं। न ज्यादा कपड़ों की आवश्यकता है, न ज्यादा खाने की, न ज्यादा बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की आवश्यकता है, न ही ज्यादा दिखावा करने की। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनकी कमाई इतनी नहीं होती, पर सिर्फ दिखावे के शौक के लिए वो बड़े बड़े फोन खरीदते हैं, उनकी किस्त भरते जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ आडंबर युक्त जिंदगी जो हम जीने लग गए थे, उसे हमें छोड़ना होगा। गीता जी में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें कर्म तो करना है, कर्म करना हमारा धर्म है। व्यक्ति प्रत्येक क्षण कर्म करता है, पर हमें उस कर्म को आसक्ति रहित होकर करना है। हमें उस कर्म को ऐसा सोचकर करना है कि वो कर्म हम स्वयं के लिए तो कर ही रहे हैं, परंतु उस कर्म से हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे। हमको ऐसा कर्म करना है जिससे प्रकृति का एक बैलेंस बना रहे। हमको अपनी भारत भूमि की अक्षुण्णता को बनाकर रखना है, ना कि उसके गौरव और प्रताप का नुकसान करते हुए आगे बढ़ना है। और जब हम बात करते हैं ना विकास की, तो विकास उसको नहीं कहते कि आपने किसी जंगल में कितने पेड़ पौधे काटकर कितनी बड़ी बड़ी होटलें और इंडस्ट्रीज बनाई। विकास उसको कहते हैं कि आपने प्रकृति का संरक्षण करते हुए किस प्रकार स्वयं को भी सुदृढ़ बनाया, किस प्रकार प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए आप खुद भी आगे बढ़े। विकास किसी एक का कभी नहीं होता, विकास सबका एक साथ होता है। और यही हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। मेरा आप सभी युवाओं से बस एक ही कहना है कि भारतीय संस्कृति की एक एक जड़ता को, एक एक मूल्य को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें उसके साथ सामंजस्य बिठाना है, हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना है और इसी के साथ विकास करते हुए आगे बढ़ना है। विकास के नाम पर प्रकृति का शोषण मत करिए। इस लॉकडाउन में बहुत सारे कार्य करने को होंगे आपके पास, पर इसी के साथ
स्वाध्याय भी कीजिए, आत्मचिंतन भी कीजिए, क्योंकि अभी ये कोरोना वायरस के कारण ये जो समय मिला है, मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा भविष्य में कभी ना हो, पर ये जो समय मिला है इसका हमें सदुपयोग करना है। और इस स्वाध्याय के लिए इससे अच्छा समय और कुछ नहीं हो सकता। भविष्य में अब जो हमें करना है, वो हमें पिछली गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना है, ना कि पुनः गलतियां दोहराते जाना है और दोहराते जाना है। हम सभी इस बात को भली भांति समझ गए होंगे कि जब तक हम प्रकृति के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। विकास संभव है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट संभव नहीं है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम सबको साथ में लेकर चले। भारतीय संस्कृति के लिए मैं आप सभी के सामने इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रीष्मा जी। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इस लॉकडाउन के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किस प्रकार हमें अपनी प्रकृति को साथ में लेकर आगे विकास के पथ पर बढ़ना है। तो अब इसके जो आपका वक्तव्य सुनने के उपरांत मेरे मन में कुछ प्रश्न आए हैं और कुछ प्रश्न हमारे व्यूवर्स ने भी भेजे हैं, तो मैं उन प्रश्नों को आपके सामने साझा करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूवर्स को उस प्रश्नों के जवाब दें। कि जो पहला प्रश्न आया है वो यह है कि कोरोना काल में जो ये लॉकडाउन हुआ है, तो उसमें युवाओं का भारतीय संस्कृति के प्रति क्या दायित्व बनता है? देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के प्रति हमारा दायित्व सिर्फ इस लॉकडाउन में तो नहीं बनता है, हमारा दायित्व हमेशा बनता है। पर ये लॉकडाउन हमें एक ऐसा समय मिला है, एक ऐसे क्षण हमको इसमें मिले हैं जिसमें हम अपनी भारतीय संस्कृति को गूढ़ता से जान सकते हैं। अगर हम किसी चीज को पूरी तरह से जानेंगे नहीं, तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा सबसे पहले युवा साथियों से, मेरे भाई बहनों से अनुरोध है कि वह अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से पहले तो अपनी इस भारतीय संस्कृति को समझें, जो कि सत्य सनातन धर्म है। 100 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, लाख वर्ष नहीं, करोड़ों वर्षों से जो संस्कृति चली आ रही है, उसको पुनः समझने की आवश्यकता आज के इस युग में पुनः आ गई है। तो युवाओं का दायित्व है पहले अपनी भारतीय संस्कृति को समझें, जिसमें करुणा का भाव है, जिसमें दया का भाव है, जिसमें परोपकार का भाव है, जिसमें सबको साथ में लेकर चलने का भाव है, जिसमें जब विकास होता है तो किसी एक का नहीं, सबका विकास होता है, ये वाला भाव है। जब इस भाव को, इस भारतीय संस्कृति के मूल्य को हम साथ में लेकर चलेंगे, तो निश्चित ही जो युवा हैं वे अपना दायित्व बहुत अच्छे से पूर्ण कर पाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न और आया है कि वर्तमान में, जैसा कि अभी आपने कहा कि विकास हम किसको कहते हैं, तो वर्तमान में जो पाश्चात्य संस्कृति को ही जो हमारे युवा कहते हैं कि विकास का जो प्रारूप है वो पाश्चात्य संस्कृति है कि अगर हम मॉडर्न कपड़े पहनेंगे, मॉडर्न गैजेट्स यूज करेंगे तो यही विकास है, ये मानना कहाँ तक सही है? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये पाश्चात्य शब्द जो है, ये शब्द को ही अगर आप समझ गए तो सारा काम हो जाएगा। सूर्य उदय पूर्व में होता है और अस्त पाश्चात्य अर्थात पश्चिम दिशा में होता है। जब हम सभी का सूर्य का उदय ही पूर्व में है, तो पश्चिम में पाश्चात्य की ओर क्यों जाना? हम सभी को यही एक सूर्य से ही बात सीख लेनी चाहिए कि हमारा उदय, हम सभी का कल्याण हमारी ही संस्कृति को पालन करने में है। भगवान श्री कृष्ण में, गीता जी ने एक श्लोक में बहुत सुंदर बात कही है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मतलब सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा और सारे धर्मों को भूलकर अपने धर्म को ही श्रेष्ठ समझा जाए। तो जब हम बात कर रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने की, बहुत ही दशकों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश पर पाश्चात्य संस्कृति का भूत सवार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कोई व्यक्ति आयुर्वेदिक की कोई दवाई देता है तो उसको रूढ़िवादी समझा जाता है कि ये क्या होगा खाने से। पर आज की इस तारीख में, इस कोरोना काल में, जब सभी की जीवन पर बात बनाई है, तब मुझे लगता है आयुर्वेद ही हम सबके बीच में आकर हमारे कल्याण का कार्य कर रहा है। मैंने खबरें सुनी है कि कितने ही कंटेनमेंट एरिया जो रहे हैं कोरोना काल में, वहां पर जो दूसरे लोग हैं जो नेगेटिव भी पाए जाते हैं,
उनको आयुर्वेदिक काढ़ा लेने के लिए कहा गया है। भैया, हमारी भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसने हमें न केवल बहुत सारे मूल्य दिए हैं, वह बहुत सारी विज्ञान को लेकर आधारित है। उस विज्ञान को लेकर हमें आगे बढ़ना है। मैं यह नहीं कहती कि जींस टी शर्ट पहनना गलत है, मैं यह नहीं कहती कि मतलब अलग अलग गैजेट्स यूज करना गलत है, पर हमें अपनी संस्कृति के मूल को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारी संस्कृति कुछ कह रही है, संपूर्ण विश्व को हमारी संस्कृति ने योग दिया, योग की महत्ता को हम समझते हैं। ऐसी संस्कृति जो आपको बहुत कुछ सिखा रही है, उसको आप छोड़कर दूसरी संस्कृति के पीछे अगर भागेंगे तो मुझे लगता है आपका नाश ही होगा, क्योंकि हर जगह की संस्कृति जगह के हिसाब से बनी है। भारतीय संस्कृति भारत के हिसाब से बनी है। यहाँ का तापमान, यहाँ के आसपास के जितने भी लोकेशंस हैं, डेमोग्राफी है, उसके हिसाब से हमारी संस्कृति बनी है। अब अगर उसको छोड़कर हम ऐसी जगह की संस्कृति को अपनाएंगे जहाँ का तापमान ही अलग रहता है, तो यह हमारे लिए ही गलत होगा। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम प्रश्न है जो हमारे व्यूवर ने भेजा है कि जैसा अभी मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है पूरे देश से, पहले भी मोदी जी ने मेक इन इंडिया और बहुत से ऐसे काम किए, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का, फिर उसके बाद अब आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो आत्मनिर्भर भारत हेतु युवाओं का क्या कर्तव्य बनता है? ये जब से मोदी जी का मैंने भाषण सुना आत्मनिर्भर वाला, मैंने उसके बाद कुछ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इधर उधर कुछ पढ़ना भी चालू किया। बहुत से लोग इसको अलग तरीके से ले रहे हैं। देखिए, एक बात है, भारतीय संस्कृति आत्मनिर्भर रहना सिखाती है, पर सबके साथ के साथ। आज मैं ग्रीष्मा त्रिवेदी यहाँ बैठी हूँ, मैं पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं हूँ। मैंने जो वस्त्र पहने हैं वो किसी उद्योग से लिए। मोदी जी का आत्मनिर्भर का साफ साफ अर्थ यह था कि हमें अपने देश में बनाई हुई चीजों का उपयोग करना है। कम से कम हम अपने देश में ऐसी कुछ उद्योग स्थापित करें, ऐसे स्वरोजगार स्थापित करें जो हमें आत्मनिर्भर बनाए। यहाँ आत्मनिर्भर का मतलब बहुत से लोगों ने, हाँ जी, मतलब बहुत से लोगों ने आत्मनिर्भर का मतलब ऐसा भी लिया कि मैं एक ही इंसान अपना सब कुछ करूंगा, जो संभव नहीं है। हमें अपने देश को साथ लेके चलना। और जब बात आती है युवाओं की, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ युवाओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। और युवाओं की इस असीम ऊर्जा को जब वो अच्छी तरीके से उपयोग करेंगे कई मामलों में, देखो कहीं ना कहीं जो मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा था कि हम भटक रहे हैं, हम अपना समय अच्छी बातों में न लगाकर कुछ ज्यादा ही फेसबुक, व्हाट्सएप में लगा रहे हैं। ऐसा न करते हुए थोड़ा सा हमें अपना दिमाग आगे लगाना होगा और ऐसी बातें बढ़ानी होगी जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बने, क्योंकि युवा ही आगे का भविष्य है। अगर वो कुछ चीज चालू करेगा तो वही आगे जाएगी और आगे का विकास चालू करेगी। जी जी जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमें बताई और हमारे व्यूवर्स को बताई, हमारे देश के युवाओं को बताई। इसके लिए मैं ग्रीष्मा त्रिवेदी जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जो इतनी अच्छी अच्छी बातें अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर, हमारी भारतीय तहजीब, गंगा जमुना तहजीब को लेकर कही, और जो हमें एक बातें बताई कि किस तरह हम प्रकृति को, पशुओं को और अपने आसपास के वातावरण को अपने साथ लेकर विकास के पथ पर आगे चल सकते हैं। तो मुझे आशा है कि इस बात को हमारे युवा समझेंगे और आगे अपने आचरण में भी धारण करेंगे। इसी बात के साथ मैं आपको ग्रीष्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी टेक्निकल टीम नितेश नोवाल जी का, कि उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और मैं अपने सारे व्यूवर्स से भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो इस चीज को, बात को सिर्फ बातों तक ना लें, इनको अपने आचरण में धारण करें, ताकि हम एक सशक्त भारत के साथ पुनः विश्व गुरु बनने की ओर प्रस्थान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।